हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं कमलेश की। कमलेश महातो एंड राजश्री ठाकुर, एंड दे बोथ अचीव देयर जेआरएफ। तो उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि क्या वो अभी कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली वो परस्यू कर रहे हैं और क्या उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है। सो बंदाबन करके यू विल शेयर योर एक्सपीरियंस। ओके, सो कौन यहाँ पे शेयर करना चाहता है अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस? ओके मैम। हाँ जी, हाँ जी कमलेश। मेरा नाम जैसे यस हम्म। मैम, जैसा कि आप जान रहे हैं मेरा नाम कमलेश महतो है और हम्म। फिलहाल में मैं मास्टर ऑफ एजुकेशन कर रहा हूँ मैम। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जी। यहाँ महाराष्ट्र में है। हम्म। तो वहाँ से मेरा मास्टर चल रहा है फिलहाल। मैं हम्म। लास्ट ईयर में हूँ, फोर्थ हम्म। सेमेस्टर मेरा चल रहा है। जी। यस मैम। हम्म। यस मैम। और मैं, अगर मेरी तैयारी की बात करी जाए मैम, हम्म। तो दरअसल ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट जो मैंने दी थी इससे हम्म। प्रीवियस वाला मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मेरा नेट हुआ था ओके। हम्म। उसमें। तो हम्म। वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ऐसे नहीं रहा था। मतलब हम्म। मैं बहुत जब एग्जाम दिया था तो चीज़ें बहुत ठीक नहीं थी। मतलब मेरे क्वेश्चंस भी छूट गए थे। पहला अटेम्प्ट था तो मैं समय को लेकर भी बहुत बढ़िया से वो नहीं था, हम्म। एश्योर नहीं था, या फिर टाइम मैनेजमेंट में नहीं कर पाया था। हम्म। तो मैं बाद में डिमोटिवेट भी हो गया था कि शायद कुछ ना हो। हम्म। लेकिन उस समय, उससे पहले भी मैंने जब शुरू करना किया था तैयारी का, हम्म। तो मेरा तो ऐसे क्लासेस चल रहे थे। उस हम्म। बीच से ही मैंने आपकी वीडियोस थोड़ा देखना शुरू किया था। जी। तो उस समय से थोड़ी बहुत मेरी लाइनिंग आ गई थी। मतलब कि एक क्लैरिटी हो गई थी कि मतलब कैसे करी जा सकती है। लेकिन हम्म। शायद मैं इतना ऑब्जर्व कर पा रहा था, कर पा रहा था कि हम्म। अभी और तैयारी को है और देना पड़ जाएगा मुझे समय हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद से। हम्म। और मैंने जब हुआ दिया एक एग्जाम, उसके बाद से मुझे लगा कि शायद कुछ नहीं होगा। बिल्कुल हम्म। से मैं वो था, ब्लैंक था। और क्वेश्चंस भी छूट गए तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड भी था। हम्म। हालांकि नेट हो गया तो थोड़ा सा मोटिवेशन बना। उसके बाद हम्म। से मैंने आपका चैनल में, मतलब मैंने ऐसे खोजा तो ऐसे बहुत सारे चैनल मिले मुझे। हम्म। लेकिन जिस सिंसियरिटी के साथ आपकी, मतलब वो देखा ना मैम, आप पढ़ा रहे थे हम्म। और जो कंटेंट की क्वालिटी थी वो मुझे बहुत मतलब कि इंस्पायर किया, फैसिनेट किया। उसके बाद मैं आपसे जुड़ा रहा जी। और लगातार जो आपके सेशंस थे यूनिट वाइज उसको मैंने देखा है। जी। उसके बाद शायद हो गया। जी, तो बस यही है। कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे कमलेश एंड राजश्री। आप थोड़ा अपना बता सकते हो कि करेंटली व्हाट यू आर परसुइंग, आप क्या कर रहे हो इस समय? यस मैम, यस जी। मैम। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच। सिर्फ आपकी वजह से मेरा क्लियर हुआ है। हम्म। सीआरएफ भी और इग्नू का एंट्रेंस भी, जी। बाकी हम्म। हम्म। तो ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर करने के बाद। हम्म। अ, मैं सोच रही थी कि मैं पढ़ूँ, तो मैंने ना एड अंकल से ले लिया था। मेरी बीएड और एमएड इतनी अच्छी ओके। वेरी जी। ऑनेस्ट। तो आपने कहाँ से करा था, मतलब बीएड और एमएड कहाँ से आपने परस्यू किया था? मेरा एमडीयू से है बीएड एमएड। तो हम्म। लाइक थोड़ा मेरा रेगुलरिटी से पढ़ाई नहीं थी। जी। बस एग्जाम्स ही दिए मैं, समझ लो हम्म। आप ऐसा, एक दो दिन पढ़ के। हम्म। तो मेरे को कुछ आता नहीं था, कुछ भी नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म। ठीक है, तो फिर मैंने एड अंकल से पूरा कोर्स खरीद लिया। 8,000 9,000 का आता है उसका। हम्म। फिर मैंने बुक्स से पढ़ना स्टार्ट किया, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पढ़ के। फिर मैं हम्म। एक टॉपिक सर्च कर रही थी हम्म। पेडागोजी से रिलेटेड, तो आपकी वीडियो यूट्यूब पे मेरे सामने आई। हम्म। मैं लिटरली गिव अप कर चुकी थी कि मुझे बुक से कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा बीएड एमएड का भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। जी। मैं गिव अप कर चुकी थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी। ये लास्ट ईयर जी। की बात है, जब हम्म। एग्जाम्स अक्टूबर तक पोस्टपोन हो गए थे कोविड के ओके। चक्कर में। ओके। तो बस आपकी वो वीडियो सामने आई, मुझे वो हम्म। इतनी अच्छी लगी वीडियो, वो टॉपिक पे मैंने समझा। फिर हम्म। मैंने दूसरी वीडियो देखी, फिर मेरे को हम्म। समझ आया कि आपने तो इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से यूट्यूब पे चैप्टर वाइज आपने पूरे वीडियोस डाल रखे हैं। हम्म। मैं इतनी खुश हो गई, मैं लिटरली बता रही हूँ कि मेरे को कुछ गाइडेंस मिल गई कहीं से। हम्म। हम्म। ऐसी गाइडेंस मुझे नहीं मिल रही थी, क्योंकि बीएड एमएड भी मेरी ऐसी ही हुई थी और मेरे को जीरो नॉलेज थी। हम्म। आपकी वीडियोस से मैंने सारे नोट्स बनाए, चैप्टर वाइज अलग हम्म। अलग नोटबुक में हम्म। नोट्स बनाए। और हम्म। फिर जो आप चैप्टर के बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बोलते हो, जी। उसके मैंने ऐड ऑन किए टॉपिक्स। तो जी। मतलब एक नोटबुक में मेरे एक एक चैप्टर वाइज मेरी नोटबुक्स बनती गई। ओके। एक्सपेक्टेड हम्म। चैप्टर में, उसी हम्म। चैप्टर
गई। फिर और भी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं जो आप कराते हो उससे भी उस टॉपिक से रिलेटेड है तो वो भी उस टॉपिक में डालती गई। तो मेरे पास इतने सुंदर इतने बढ़िया नोट्स बनते गए और रिवाइज करने के लिए इतना अच्छा मटेरियल बनता गया मेरा, जो एडंकल से मेरे को लग रहा है मेरे 8000 लिटरली वेस्ट हुए। फिर उस आपकी जो वो एग्जाम से पहले संडे संडे मॉक टेस्ट रहती जी जी। में भी मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। अब आप पता चलता है कि एक तो 2 घंटे बैठने का वो आइडिया मिलता है कि कैसे बैठना है, सिटिंग बढ़ती है आपकी। जी जी। और फिर पेपर में जैसे बिल्कुल एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस रहता है वो उस टाइम पे। तो जी। मैं तो गिव अप कर चुकी थी। आपका यूट्यूब चैनल आई केम अक्रॉस और उसकी वजह से मेरा हुआ है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, क्लियर हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप देख लो कि कोई नॉलेज नहीं, बीएड सिर्फ आपकी वीडियोस देखी और 1 महीने में मेरा नेट क्लियर हो गया। तो ऑल थैंक्स टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। एंड ऑल्सो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मतलब एक क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे पुट अप करना चाहूँगी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेज कैसे किया, क्योंकि 10 यूनिट्स इन पेपर 1 है, 10 यूनिट्स इन पेपर 2 है, तो उसको किस तरीके से आप मैनेज करते गए, टाइम कैसे मैनेज किया, कितना टाइम डिवोट करना था, क्योंकि आप भी वर्किंग हो और कमलेश भी यहाँ पे वर्किंग है, दोनों आप वर्किंग हो, तो उस टाइम को यूटिलाइज करना सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है। तो आपने वो कैसे टाइम यूटिलाइज किया, कितना समय देते थे, कितना ज़्यादा हमें पढ़ना चाहिए, या फिर एक मिथ है स्टूडेंट्स में कि हम 4-5 घंटे पढ़े, क्या 4-5 घंटे पढ़ने से ही जीआरएफ होगा, या फिर 1 घंटा हम एक ऐसा निकाल लें कि जो हमें हेल्प कर सकता है, या वो उस 1 आवर के अंदर हम इतना स्मार्टली उसको कर ले प्रिपेयर कि आगे जाके हमें 4 घंटे या 5 घंटे लगाने ना पड़े। तो कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी आपने भी यूज़ करी, किस आप दोनों ने? मेरे केस में तो मैं बोलूँगी मैम, मैं वर्किंग थी और मेरे को नॉलेज बहुत कम थी पुरानी, तो मैंने बहुत टाइम डिवोट किया पहले 1 मंथ में, 1.5 मंथ में मैंने आपकी देखी, सारे एक्सपेक्टेड देखी। तो मेरे को बहुत टाइम डिवोट करना पड़ा जस्ट टू गेट ऑल द नॉलेज, और वो नोट्स बनाती गई साथ साथ आपके। तो मुझे बहुत टाइम, मैंने स्कूल से आते ही मैं बैठ जाती थी, स्कूल से हाफ एन आवर, लाइक आई एम अ टीचर, तो मैं स्कूल से आते ही विद इन हाफ एन आवर फ्रेशन अप होके मैं बैठ जाती थी और यूज टू सिट टिल इवनिंग 8 और 9 o'clock तक मैं बैठी रहती थी, पढ़ती थी मैंने बहुत, वो स्टार्टिंग 1 मंथ में मैंने बहुत टाइम डिवोट किया। फिर ग्रेजुअली वो कम होता गया क्योंकि मतलब मेरे को नॉलेज गेन करती गई मैं, और वो कम होता गया। पेपर 1 और पेपर 2 में फर्स्ट टाइम तो मेरा मैथ्स ही बैकग्राउंड है, मैथ्स की टीचर हूँ, तो मेरा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहा। पेपर 1 जब मैंने बहुत ऐसे ही दिया था रैंडमली, लाइक ज़्यादा नहीं, मॉक टेस्ट अटेंड किए ज़्यादा, और पेपर 1 दिया तो मेरे ऑलमोस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में 35 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50। हाँ, नेक्स्ट टाइम इन्होंने लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया और अब मुझे लग रहा है कि लेवल इंक्रीज ही होता जा रहा है पेपर 1 में। तो मैंने नेक्स्ट टाइम थोड़ा पढ़ा, बट मेरे मार्क्स कम ही आए थे, 25 तक आए मेरे मार्क्स बिकॉज ऑफ द लेवल, डिफिकल्टी लेवल। और इस बार भी ऑलमोस्ट 30 आए हैं मेरे मार्क्स। तो इस बार मैंने बैलेंस ही रखा, पेपर 1 और पेपर 2 इक्वली ही पढ़ा, क्योंकि पेपर 2 की नॉलेज मेरे को अच्छी हो गई थी। तो पेपर, और टाइम भी ज़्यादा नहीं था, समर ब्रेक में था तो 10-15 दिन मिल गए। डेडिकेटेड स्टडी ऑफ 10-15 डेज ओनली आई डिड, और उसी के बेसिस पे और आपकी वीडियोस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सारे रिवीजन सेशंस करके, मॉक टेस्ट करके, उसी के बेसिस पे मेरा हो गया जेआरएफ। और मेरा 190 कट ऑफ गई है फॉर जेआरएफ। जी जी, 190 कट ऑफ गई है फॉर जेआरएफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। जी हाँ जी, हाँ, मेरे 196 मार्क्स आए हैं, मेरे को एक्सपेक्टेड कट ऑफ पार कर लिया आपने। जी यस मैम। हाँ जी ओके मैम। हाँ जी। मेरे केस में पेपर 1 और पेपर 2 के मामले में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा मैम कि दरअसल ये है कि मैंने जो बीएड और एमएड करी है तो थोड़ा मेरा बैकग्राउंड इस मामले में ठीक रहा है। मैं करंट रहा हूँ, मेरा मतलब 19-21 में बीएड हुआ, उसके तुरंत बाद मैं एमएड में इनरोल हूँ। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो थी, और मैं जब सीटेट की भी तैयारी कर रहा था तो उस समय में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 120 से ऊपर। तो एक जो समझिए कि टीचिंग और पेडागोजी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे, या फिर टीचर एजुकेशन वाला जो पोर्शन है, या फिर साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है, रिसर्च थोड़ा नहीं, लेकिन एमएड में मेरा रिसर्च मतलब वो चीजें एक बेसिक तो थी मेरे पास। लेकिन उन सब से मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरे पास बैकग्राउंड था ना, उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेकर आने में, उसको एक कॉन्सेप्ट को बाइफरकेट करने में मुझे लगता है वहां पर आपका सपोर्ट मिला। सच बताऊं तो मेरा पेपर 2 का एक बैकग्राउंड था, लेकिन एजुकेशन के मामले में मुझे ऐसा भी लगता है कि पेपर
टू आपको बहुत हद तक पेपर वन को मतलब कि सपोर्ट करता है। बहुत से ऐसे यूनिट हैं जो एकदम मिलते जुलते हैं। हायर एजुकेशन का है, टीचिंग एप्टीट्यूड का है, रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये जो 3-4 थे वो मुझे बहुत हेल्प करते थे जब हायर एजुकेशन वाला पोर्शन वो करते थे तब भी। और मेरा मैथ का बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो मुझे हमेशा डीआई डराता रहा। हालांकि जब नेट हुआ था हमारा पिछली बार, तो उसमें मेरे 3 बन गए थे, लेकिन इस बार मेरे नहीं बने थे। तो मेरे इस बार मुझे अगर डाउट था मैम जीआरएफ को लेकर, तो पेपर वन को लेकर था, क्योंकि पेपर टू मेरा ठीक गया था। तो मुझे उस पर भरोसा था कि अगर पेपर वन किसी तरह से ठीक हो जाए तो मेरा हो जाएगा। लेकिन जब मैंने मिलाया था तो उतने अच्छे नहीं मार्क्स आए थे, और मुझे लगा था कि इतना कट ऑफ में होता भी नहीं। तो मैं बिल्कुल से मतलब ये मान लिया था कि नहीं होने वाला, लेकिन हो गया। तो फिर मतलब जब एक्सपेक्टेशन नहीं होती यार, हो जाती तो और अच्छा लगता है। तो मेरे साथ ये था कि अच्छा लगा। और सच बताऊं तो पेपर वन के लिए मैंने ऑनेस्टली बहुत एक ऑर्गेनाइज या फिर कोई स्केड्यूल्ड तैयारी नहीं थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें थी, जैसे इंडियन लॉजिक वगैरह मेरे ठीक थे। और जैसा जो पेपर टू को जो सपोर्ट करते हैं पेपर वन की यूनिट, वो मेरे ठीक थे मैम। सब टीचिंग एप्टीट्यूड से कोई क्वेश्चन आता हो, रिसर्च से कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि हम पेपर वन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। उसका बहुत वेटेज है, क्योंकि कोई पेपर टू को पढ़ के बिल्कुल नहीं कर सकता है, जेआरएफ नहीं कर सकता है। मेरे भी 30 आसपास ही मार्क्स हैं उसमें, पेपर वन में। लेकिन पेपर टू में ठीक ठाक मार्क्स है, 67 वही कि पेपर आपका के वही आसपास। दोनों ही तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, इस पेपर वजह से वन भी पेपर टू भी। हाँ एग्जैक्टली। हाँ नहीं, और एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए ना मैम, कि जब हम पेपर टू पढ़ रहे हो खास करके एजुकेशन में, तो जो पेपर में है उन सबको मुझे लगता है कि साइमल्टेनियसली अगर पढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि वो और बेहतर है। मतलब एक साथ वो उसका सिलेबस और एक साथ इसका सिलेबस, तो आप कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन ढूंढ पाएंगे, और दोनों एक साथ हो पाएंगे। क्योंकि फिर अलग से मुझे लगता है कि फिर टाइम और वो सब भी होगा, तो एक साथ पढ़े तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि आप अच्छा होगा। क्योंकि उसके जो यूनिट हैं और उसमें जो सब टॉपिक्स हैं, उसको आप मैच करते हुए सेकंड टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो फिर आपका एक साथ ही दो दो यूनिट आगे बढ़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि साइमल्टेनियसली हाँ ऐसे जी, ठीक हाँ, ये होगा। आपने यस एकदम मैम। ठीक बोला। इसके अलावा एक ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट से मैं भी अपनी जैसे कि जो भी सक्सेस स्टोरी हम शेयर करें, आपस में डिस्कस करें, तो नोट्स के ऊपर एक डिस्कशन हो रहा है कि नोट्स मेकिंग किस तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल, अगर क्लास में आपको यहाँ पे कुछ कंसेप्ट मैपिंग करवाई जा रही है या फ्लो चार्ट्स के थ्रू आपको लिखवाया जा रहा है, तो वो बेनिफिट है या फिर कुछ और आपकी जो स्ट्रैटेजी है नोट्स मेकिंग करने की। तो क्या नोट्स हमें बनाने चाहिए या अपने पास रखने चाहिए फॉर द लेटर पर्पसेस और नॉट, या फिर सिर्फ वीडियो से काम चल जाएगा या सुनते हुए ही काम चल जाएगा। तो एक ये भी एक कंसेप्ट है, तो आप बता सकते हो, थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो कि नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नोट्स मेकिंग। नोट्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने तो बहुत ही तरीके से नोट्स बताए थे, जैसे आपको बताया चैप्टर वाइज। आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले भी, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लगते थे, पीवाईक्यू वाले भी, वो भी चैप्टर वाइज मैंने सेग्रीगेट किए थे सारी चीज़ें। क्योंकि उससे एक तो पहली बार जब आप नोट्स लिख रहे हो अपने हाथ से, तो वो अपने आप ही आधी चीज़ें तो वहीं लर्न हो जाती है, उसकी क्लैरिटी हो जाती है। तो उसके बाद वो फिर बाद में जब आप सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा जेआरएफ नहीं हुआ था, सेकेंड टाइम मैंने किया, तो उसके रिविजन बहुत अच्छे से हो जाता है, और आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हो, और जब चाहिए उसी में ऐड ऑन करके रख सकते हो फॉर लाइफ लॉन्ग ऑल्सो। इतना है कि अभी बस जेआरएफ के लिए, कभी एक टॉपिक अगर आपको कभी आगे पढ़ाना है, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी इसमें। तो नोट्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आई थिंक बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी। और कमलेश, आपका क्या कहना है? मेरे भी मैं तो जब भी वीडियोस देखता हूँ तो मेरे पास पेन और मतलब कॉपी रहती थी, और बिना उसके मतलब मैं नहीं मानता कि एक प्रॉपर और कंप्लीट स्टडी हो सकती है। दरअसल मुझे ऐसा लगता है ना मैम, कि जब आप केवल वीडियो देखते हैं और केवल नोट्स पढ़ के आप अगर कर सकते हैं, हो सकता है कोई कर ले, लेकिन मेरे केस में तो ऐसा है कि अगर मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ या फिर कोई वीडियोस देख रहा हूँ, तो मुझे नोट करना है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि सबके कॉन्सेप्ट, मतलब अगर आप वीडियो पढ़ा रहे हैं तो आप एक जनरल पढ़ा रहे होंगे मैम, और अगर नोट पढ़ रहे हैं तो उसमें भी जो चीज़ है ऑब्जेक्टिव, मतलब उस कंटेंट में कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, जो है सो ऑब्जेक्टिव है। अब ऐसे में अगर बहुत सारे होते हैं, सबके अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ होते हैं,
ऐसे में और सबका बैकग्राउंड भी अलग अलग है। तो मैं क्या करता था, मेरा लिटरेचर और ह्यूमैनिटीज का बैकग्राउंड है, तो मैं अपने हिसाब से वहाँ निमोनिक्स और जो एब्रीविएशन है वो सब बनाता हूँ। मतलब वहाँ वही है कि जब आप नोट्स लिखते हैं तो आप सब चीज नहीं लिखते हैं, आप वो चीजें लिखते हैं जिनको आपके लिए मुश्किल है। हो सकता है कि जो चीज दूसरे के लिए आसान हो आपके लिए मुश्किल हो। तो नोट्स इसलिए बनाना मुझे लगता है जरूरी, ताकि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से कंसेप्ट को मतलब कि ऑर्गेनाइज तरीके से लिख सकें। और कई चीजें होती है ना मैम कि आपको टंग में याद हो जाएंगी। जैसे मैं एजुकेशन से हूँ तो कुछ कुछ चीजें बहुत बढ़िया से मुझे याद है, जैसे एजुकेशनल थेरीज वगैरह, मतलब वो सब बड़े अच्छे से याद है। लेकिन जो जैसे मैनेजमेंट वगैरह, जो जैसे मैं परसुइंग हूँ, तो मैनेजमेंट वाले थेरीज वो सब थोड़ा मेरे लिए अलग मतलब नए कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन में भी है, तो हम लोग उतना डिपर में नहीं, थोड़ा मॉडल्स वगैरह को याद करना पड़ता है। तो निमोनिक्स वगैरह के लिए, एब्रिविएशन के लिए, और कोई और मतलब कोई पोइट्री टाइप से, ये सब तरीके से मैं कुछ चीजों को याद करने की कोशिश करता था। तो इस वजह से, क्योंकि आप देखिए स्टेप्स वगैरह जो हैं इन सब चीजों को, तो वो सबको एकदम से मेमोराइज नहीं करी जा सकती, आप मगअप नहीं कर लेंगे, आपको उसके लिए एब्रिविएशन और वो सब करने पड़ेंगे। तो इस सेंस में हाँ, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से अगर नोट्स बनाए जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। नोट्स तो बनाए ही जाने चाहिए, किसी के लिए ये एकदम एग्जाम्प्ट कर दी जाए ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि होगा। तो नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मैम। और एनी अदर स्ट्रेटेजी जो आप यहाँ पे बताना चाहें स्टूडेंट्स को, कि मेनली हम स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, क्वेश्चन को क्लियरली रीड करना, प्रॉपर रीड करना, नोट देखना, यहाँ पे नोट भी मेंशन होता है तो नोट को क्लियरली देखना, मिस ना होना। इसके अलावा असर्शन रीजन के अंदर एक चीज का कनेक्शन जो बैठाना कि वेदर ये सही एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है या नहीं। तो इसके अलावा भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी थी जो आपने यूज़ करी, या कुछ और ऐसी डिफरेंट स्ट्रेटेजी जो आप यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हैं? एक मैम मैं मेरे केस में क्या है कि दरअसल हम लगभग जो टॉपिक्स हैं एजुकेशन में वो सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए थे। लेकिन जब मैं प्रीवियस ईयर करने लग गया, फिर जब क्वेश्चंस देखने लग गया, तो ये समझ ही नहीं आता। मतलब थोड़ी थोड़ी सब, मतलब जितने भी पॉलिसीज हैं, जितने भी आप टॉपिक्स हैं, उनके बारे में जानते तो हो। मतलब मैं पढ़ा था तो जानता तो था, लेकिन उस क्लैरिटी और मतलब उस कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब एक पॉलिसी से दूसरे पॉलिसी को कैसे बाइफरकेट करेगा, कैसे डिफरेंशिएट करेगा, इसके लिए ना थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि आप प्रीवियस ईयर को जब आप करते हैं ना, वहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप वहां पर जो ऑप्शंस होते हैं ना मैम, क्या होता है कि प्रीवियस ईयर करते करते आपको ये डिफरेंशिएट कराना सिखा देता है कि कौन सी पॉलिसी कैसे किस मायने में दूसरे से अलग है, या फिर कौन सा जो एजुकेशनल थ्योरी है वो कैसे दूसरे से अलग है। तो ये मुझे लगता है प्रीवियस, जैसे हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर की बात नहीं करी है, तो वहां पर मुझे लगता है कि वो स्ट्रेटेजी मैंने काम करा कि जब मैं देखता था प्रीवियस ईयर, तो उसकी जो मेरा वो आता था कोई विशेष उसका तो जैसा लगे कि हाँ भाई पर बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, सेशन लगे सब सही है, उनकी इस तरीके से जानी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी मतलब कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो प्लस एक कैसे आप चीज़ों को बाइफरकेट पर कर पाएं और एकदम डाउट ना हो, क्योंकि जो मैचिंग क्वेश्चंस पूछते हैं या सीक्वेंसिंग या एबीसीडी करके जो पूछते हैं, उसमें समय बहुत जाएगा। आप जान तो लेंगे लेकिन समय बहुत चला जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर बहुत जरूरी होता है कि इन सब चीज़ों का आप बढ़िया से रेक्टिफाइड करें और कंसेप्चुअल क्लैरिटी बना। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना, देन उसकी एप्लीकेशन होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डोंट अवॉइड प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ से हमें एक क्वेश्चन के ऑप्शन में 4 चीज़ें मिलेगी, तो कौन सा बेस्ट है, कैसे चुनना है, हमें यहाँ पर कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन से पता चलेगा और प्रैक्टिस एज होगी हमारी। एनी अदर यहाँ पे राष्ट्रीय आप कुछ ऐड करना चाहते हो इसमें, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी जो अभी तक हमें डिस्कस नहीं करी हो या कुछ नई हो आपके अकॉर्डिंग? मैम मैंने जैसे जो भी लॉज रूल्स वगैरह जो आए थे, तो उसके सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईयर वाइज पढ़े, और हाउ वन इज़ रिलेटेड टू अनदर एंड हाउ वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर, ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को करना। और पेपर 1 और पेपर 2 की इंटीग्रेशन, दोनों में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, तो हाउ वन इज़ वही अगेन हाउ वन इज़ रिलेटेड टू अनदर और डिफ्रेंशिएट करना, ये सब चीज़ें क्वेश्चंस PYQ करेंगे तो उससे वो बहुत क्लैरिटी आएगी। तो मेरा तो मेन यही था कि आई प्रिपेयर्ड माई नोट्स फ्रॉम योर लेक्चर्स एंड आई फॉलोड दैट रिलीजियस।
और उसी के पे आई अचीव्ड। बस मेरा तो आई वुड से दैट ओनली। ओके। और लास्ट मैं हाँ जी, बोलो बोलो। दो चीजें मैं मुझे लगता है दो चीजें जो, और मुझे मतलब 1 मिनट में मैं बात कह दूंगा। एक चीज मुझे लगता है कि अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो उससे आप उस समय आपके पास एक चीज जो आपके टंग में होनी चाहिए वो आपका सिलेबस है। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन मोर देन 20 क्वेश्चन आर जस्ट आस्क्ड फ्रॉम द सिलेबस ओनली। तो आपको आपके सिलेबस में क्या चीजें हैं इसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है, कौन से यूनिट में क्या चीजें हैं, और उसमें बहुत सारे देखिएगा थेरीज और उनके इवन स्टेप्स भी कुछ कुछ दिए हैं। तो पहली चीज तो एकदम सिलेबस माइंड में चलनी चाहिए। एंड द सेकंड थिंग जो शायद छूट गई, मॉक टेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है खास करके जब आप 10-15 दिन एग्जाम्स के रहते हैं उससे पहले होना चाहिए, ताकि आपका माइंड और पूरी तरीके से उससे हैबिचुएटेड हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ। क्योंकि यही हम एक बार डिस्कस करने वाले थे कि लास्ट के जो 10 डेज में, क्योंकि रिवीजन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उस रिवीजन को भी किस तरीके से करें कि आगे एग्जाम में बैठने के वक्त वो हमें कीवर्ड्स रिकॉल हो जाए, और कैसे हम यहाँ पर लास्ट के जो 10 डेज है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाए दोनों एग्जाम्स को लेते हुए। तो आपने 10 दिन लास्ट की कैसे यूटिलाइज करे, मतलब कई कई तरीके की डिस्ट्रैक्शंस होती है कि इधर पे भटक रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, इधर वीडियो देख ली उधर वीडियो देख ली, तो कैसे हमें एक चीज पे फोकस करना है, या फिर एक पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमें ये आगे लेकर चला अपने प्रिपरेशन को, क्योंकि 10 डेज आपके वो गेम चेंजर हो सकते हैं 10 दिन लास्ट के। वो मुझे लगता है उसके लिए मॉक टेस्ट ही आपको बढ़िया से सेल्फ डिसिप्लिन कर देगा। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं और उसका आप उसको इवेलुएट करते हैं आप अपने रिस्पॉन्सेस को, तो मुझे लगता है वहीं पर आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। आज जब अब मैम आप बात जो कर रहे हैं ना कीवर्ड फाइंड करने का, तो वहीं पर होता है दरअसल, वहीं पर मेन जो लास्ट फेज होता है जहाँ पर आप वर्ड को भी रेक्टिफाइड कर पा रहे होते हैं इन रिलेटेड विथ द कॉन्सेप्ट, कि कौन से कॉन्सेप्ट के लिए कौन सा कीवर्ड है। वो तो फाइनल स्टेप्स होता है जहाँ पर थोड़ी बहुत अगर डाउट रह जाती है तो आपका मॉक टेस्ट से क्लियर होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट फॉर 10 जो आखिरी 10 दिन, yes that is very important, that is very important. And Rashi, according to you, what should be another thing जो आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं, कुछ आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है इसके लिए लास्ट 10 डेज में? में मेरा ये तो पैटर्न था कि एक मॉक टेस्ट पेपर 1, एक मॉक टेस्ट पेपर 2, एक चैप्टर पेपर 2, थरो रिवीजन अगेन और 1 आवर की, और साथ में मैंने 1 आवर और एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रखा था फॉर जो भी मॉक टेस्ट में गलतियां हो रही हैं उस सबको अच्छे से एनालाइज करने की। तो मेरे में डिवोट हो रहे थे, लाइक एक पेपर 1 मॉक टेस्ट, एक पेपर 2 मॉक टेस्ट और 1 आवर फॉर द रिवीजन ऑफ ऑल दैट, और एक मेरा पीवाईक्यू चलता था। तो डेली मतलब मॉक टेस्ट ही हो रही थी सॉर्ट ऑफ, ये कह सकते हैं। लास्ट 10 डेज तो यही 5 आवर्स यही पैटर्न चलाया मैंने थ्रू आउट, और जिससे मेरे लास्ट 10 डेज में लास्ट पेपर 2 के चैप्टर्स भी कवर हो गए और 10 मॉक टेस्ट भी हो गए, पेपर 1 पेपर 2 के कवर हो गए। yes, हाँ, तो लास्ट अगर आप कुछ यहाँ पे कहना चाहे, मतलब दूसरों को मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसा कोई कोट या कुछ ऐसा मूल मंत्र हम कहते हैं कि जो बताना चाहे दूसरों को कि क्या फॉलो करना चाहिए लास्ट में? नेवर लूज होप मैम, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। मैं बोलती हूँ कि इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद 0 से स्टार्ट किया, 2 मंथ्स में मेरा नेट क्लियर हुआ, अगर अनदर 15-20 डेज में जेआरएफ, और ये सब किससे हुआ? मेरा सिर्फ आपकी वीडियोस से और मेरी डेडिकेशन से। एंड आई स्टडीड सो हार्ड, आई एम टेलिंग यू, आई हैव स्टडीड सो मच। मुझे पता है मतलब 3 मंथ्स मैंने ऐसे किया है जैसे 9 मंथ्स के इक्वल हो जाएंगे मेरे, औरों के 9 मंथ्स और मेरे 3 मंथ्स, बस यही है। मुझे लगता है मोटिवेशन के लिए एक चीज, यस मैम, मुझे लगता है मोटिवेशन के लिए एक और चीज करी जानी चाहिए, निधि मैम का चैनल पे जाना चाहिए और उनकी वीडियोस को देखनी चाहिए। ये इसलिए नहीं कि मैं कंटेंट की बात करूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैम जिस सिंसियरिटी के साथ पढ़ाती हैं, और मैं कई बार इससे भी देखा कि 2-4 बच्चे ही हम लोग रहते थे लाइव क्लासेस में ऐसे, फिर भी मैम कभी उस बारे में कुछ नहीं बोलती यार, आप लगातार कंटेंट पर किए जाते थे। 12-12 बजे हाँ, तो वो चीज बहुत मोटिवेट कर, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैम मतलब क्यों ऐसा,
अब एक चीज और मुझे छूट गई, मैं आपके चैनल पर गया वो एप्लीकेशन पर, तो एप्लीकेशन पर आपने ना मैम वो कर रखा है, सब यूनिट वाइज फ्री में मॉक टेस्ट दे रखा है। जब मुझे वो पता चला तो मेरे जितने भी अपने दोस्त हैं सबको मैंने वो शेयर करा। वो वहाँ भी बहुत मतलब एक फंडामेंटल जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपके उस ऐप से बन जाएगी। वहाँ मॉक टेस्ट आपने बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है, उतना मुझे लगता है कितने पेड कोर्सेज में उस तरीके का कंटेंट अवेलेबल नहीं है। मैंने ये देखा भी बहुत सारे जगहों में। तो ये भी एक मोटिवेशन था, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं मुझे बहुत ये अच्छा लगा कि यूट्यूब में इस तरीके की चीजें कहाँ मिलती है। और अब जिस डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहे थे 2 घंटे से एक मतलब कोई क्लास आपकी मुझे नहीं लगता है कि 1.25 घंटा 1 घंटे से कम की होगी। कंटेंट की डेप्थ तक जिस तरीके से आप जा रहे थे मुझे पता चल रहा था कि जेआरएफ होगा तो बस यहीं से होगा, अदरवाइज जहाँ तो चीजें बहुत सारी बताई जाती हैं, लेकिन आप जितनी डेप्थ में जाते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और जब ये पता डेप्थ तब पता चलता है जब प्रीवियस ईयर आप देख रहे होते। जी 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 हाँ जी यस मैम। यस मैम। और मैम आपका बेस्ट पार्ट ये है वीडियोस का कि आप 1 मिनट भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करते। यू जस्ट टॉक पॉइंट टू पॉइंट, और अगर कोई बीच में फालतू का कोई बोलता भी है तो आप यही बोलते हो, जस्ट इग्नोर दैट एंड फोकस ऑन स्टडीज, सिंपल। ये आपका ऐसा नहीं है कि आप बस वीडियोस बना रहे हो अपना टाइम बढ़ाने के लिए या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इतना टाइम आपका, मेरे को लगता है आप ये सोचते हो कि आपका और हमारा दोनों का टाइम इक्वली इम्पोर्टेंट है, और उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हो आप, लाइक ऐसे डिटेल में पढ़ाते हो, लाइक वेस्ट नहीं करते हो टाइम बिल्कुल भी कि हाँ एक क्वेश्चन दे दिया, नहीं तो कुछ तो 10 क्वेश्चन को ही कराते कराते पूरे 1 घंटा निकाल देते हैं। एक क्वेश्चन देंगे 5 मिनट का ब्रेक देंगे, सोचो आंसर 5 मिनट बाद, बच्चों को कितना टाइम वेस्ट होता है। अब सॉरी टू से मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट एक तलवीर सिंह की वीडियोस होती हैं पेपर 1 में, वो इतना टाइम वेस्ट करते हैं ना, मतलब पढ़ाते अच्छा है दैट इज फाइन, बट वो इतना टाइम वेस्ट करेंगे, इतनी स्टोरीज बताते रहेंगे, इतना कुछ करते रहेंगे। इधर हमारा पेपर है 10 दिन बाद और ये आप इतने कहानियां सुना रहे हो, तो इतना इरिटेशन होता है ना उस लेवल पे, लगता है कि भाई हमें इतना प्रेशर है, जल्दी जल्दी पढ़ाओ सर, ये क्या फालतू बातें लगाते रहते हो। बस वही है कि अपने अपने पढ़ाने का एक तरीका होता है, या फिर क्या है कि हम कह सकते हैं, बस मेरा मानना ये है कि अगर एक इंडिविजुअल कोई वीडियो अगर एक भी इंसान देख रहा है तो उसका टाइम ना वेस्ट हो, मतलब जो वो जिस मकसद के लिए आया वो देखने के लिए वो उसको वो देखे और अपना जो पर्पज सॉल्व करके जाए, एक पूरी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि एक टीचर का मतलब यही है कि अगर कोई बच्चा या कोई भी स्टूडेंट से पढ़ रहा है तो उसका डाउट क्लैरिफाई करके ही उसे भेजे, सेटिस्फाई करके ही भेजे, टाइम मत वेस्ट करे। क्योंकि कट टू कट हमारे पास टाइम है, आप भी वर्किंग है, मेरा भी अपना काम है, तो फिर वही है कि टाइम अगर मैं ज़्यादा ही एक्सटेंड कर दूंगी तो वो फिर मुझे भी अलग करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, आपको भी। तो यही होना चाहिए एक टीचर का एक मकसद। जी आपकी ऐसे एक बिल्कुल कंटिन्यूस चलती थी, ऐसा नहीं बीच में 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 10 मिनट का ब्रेक, कुछ नहीं, बस मैम स्टार्ट करती थी पूरे 2.5 घंटे की वीडियो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा के खत्म, ऐसा कोई फालतू बात नहीं, विच इज सो सो लाइक रिस्पेक्टफुल ऑफ यू कि आप बिल्कुल भी फ्री में हमारे को इतना कंटेंट दे रहे हैं, अपना कोई प्रॉफिट नहीं सोच के, हमारा इतना बेनिफिट सोच के, 4 बच्चों के साथ आपने लाइव क्लासेस किए रात के 12 बजे तक। आई एम सो there are few people, like very few people, like thank you so much. Thank you so much again for appreciation. Thank you so much Kamlesh and Rashri, and again congratulations for your great achievement. ऐसे आगे बढ़ते रहो, जो भी आपने आगे सोचे है या ये सोचा है कि मुझे ये करना है या वो, तो वो भी आपका यहाँ पर सक्सेस हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन। Thank you so much everyone. Take care. Thank you ma'am, thank you for this thank you much for this privilege ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Take care and all the best for all the achievements. Thank you so much. Thank you ma'am, thank Take you. care everyone. Bye. Bye.